हेलो व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, मैं आ चुकी हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की ओर से आपके लिए पीएचडी की इन्फॉर्मेशन लेके। तो गाइस, बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में। आपको पता होगा कि काफ़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो बात करते हैं कि अब ये इसके बारे में कुछ करैक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में मतलब बात करते हैं तो 84th रैंक है इसका NIRF में। NAC के थ्रू ये एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी है, वो भी A ग्रेड के साथ। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है गाइस, आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि कितनी सीट्स निकली हैं किस डिपार्टमेंट्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि गाइस, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑलमोस्ट 31 डिपार्टमेंट है और 13 स्कूल्स ऑफ स्टडी हैं। तो ये चलिए सीधा जाते हैं हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे। तो गाइस, बात करते हैं कि कितनी सीट्स निकाली हैं, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट हैं। तो अगर बात करते हैं पीएचडी प्रोग्राम केमिस्ट्री के लिए, अगर केमिस्ट्री के लिए बात करते हैं तो उसके लिए 6 सीट है गाइस। और अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट। अगर आपको केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास केमिस्ट्री में, और ऑलमोस्ट आपके मिनिममली 60% होनी चाहिए इफ़ यू बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं गाइस तो आपके कम से कम 60% मार्क्स होनी चाहिए मास्टर्स में। और अगर आप एससी या फिर बीसी कैटेगरी, एससी ओबीसी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिममली 55% होनी चाहिए मास्टर्स में। तो इसी तरीके से बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके मिनिममली 60% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स के अंदर। और अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं सीट्स के बारे में। केमिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं गाइस तो इसमें है टोटल 6 सीट। अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करते हैं तो 6 सीट, 3 सीट हैं। थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें भी 3 सीट हैं। और अगर हम बात करते हैं कंप्यूटेशनल फिजिक्स के बारे में तो इसमें 1 सीट है। मैथमेटिक्स में 5 सीट हैं, स्टैटिक्स में 2 सीट हैं, फिजिक्स के अंदर 1 सीट है, बॉटनी के अंदर 6 सीट हैं, जूलॉजी के अंदर 4 सीट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बात करें गाइस तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर 2 सीट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कितनी सीट हैं गाइस? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर है हमारी 4 सीट। अगर बात करते हैं एग्री बिजनेस के अंदर तो इसमें 2 सीट हैं। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी 2 सीट हैं। एजुकेशन की बात करें तो 8 सीट हैं। अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें 5 सीट हैं। अब बात करते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। कंप्यूटर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें 6 सीट है। इन्वायरमेंटल साइंसेज के लिए गाइस इस बारी 7 सीट निकाली हैं। अगर जियोलॉजी की बात करते हैं तो 6 सीट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से जो अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें 2 सीट है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर मेडिसिन के बारे में। तो ह्यूमन जेनेटिक्स में टोटल 1 सीट है, मोलिकुलर मेडिसिन के लिए भी 1 सीट है। अब बात करते हैं फार्माक्यूटिकल साइंसेज के बारे में। फार्माक्यूटिकल साइंसेज में मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर 6 सीट है। फार्माक्यूटिकल साइंसेज मेडिसिनल केमिस्ट्री 6 सीट हैं इन दोनों के लिए ही। फार्माकोलॉजी के अंदर 9 सीट है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के अंदर भी 6 सीट है। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ के अंदर 4 सीट हैं। पॉलिटिकल साइंसेज के अंदर 2 सीट हैं। इंग्लिश के अंदर भी 2 सीट हैं। पंजाबी के अंदर 3 सीट हैं। लॉ के अंदर 9 सीट हैं। तो देख सकते हैं आप कि ऑलमोस्ट काफ़ी सारी सीट्स इस बार रिलीज़ की हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने। तो कॉमर्स के लिए 8 सीट हैं गाइज, इकोनॉमिक्स के लिए 9 सीट हैं, हिस्ट्री के लिए 6 सीट हैं, साइकोलॉजी के लिए भी 6 सीट हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी के लिए 6 सीट हैं, साइकोलॉजी के लिए 7 सीट हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर हम गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए वही कि मास्टर्स के अंदर क्या होना चाहिए आपकी। अगर आप मास्टर्स किए तभी आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपके अंदर मास्टर्स में आके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से। और अगर आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट वही पॉइंट है गाइज, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी से। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए मास्टर्स के अंदर आपके 60% होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बात करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। सेकेंडली जो कैंडिडेट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास UGC CIS CSIR ASRB नेट ICMR JRF गेट GPT, मतलब इनमें से आपके पास कोई ना कोई वैलिड डिग्री होनी चाहिए कि आपने कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक किया हो। तो इसके लिए वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं गाइज जिनके पास नेट है और जिनके पास JRF डिग्री है। जिन बच्चों के पास नेट नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते।
वो अब तभी अप्लाई कर सकते हैं गाइज जब उनके पास कोई ना कोई फेलोशिप उन्हें मिल रही हो। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो द एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ हैविंग द फेलोशिप फॉर द एडमिशन इन द PhD प्रोग्राम विल नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन इन दो सब्जेक्ट फॉर विच नेट इज़ नॉट कंडक्टेड आइदर बाय द UGC एंड द CSIR। तो गाइज जो सब्जेक्ट हैं जिनके लिए नेट या CSIR का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाता उनके लिए बताया गया है। उनके को लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो उन सब्जेक्ट्स में जैसे फॉर एग्जांपल की फार्माक्यूटिकल साइंसेज, फार्मालॉजी, कंप्यूटर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप उनसे बिलोंग करते हैं तो आपके पास होनी चाहिए गेट या फिर GPAT। तो आपके पास ये क्वालिफाई होना चाहिए गाइस, और नॉट मोर देन 4 ईयर्स। ऑलमोस्ट उसका जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने कंडीशन बताई हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस, तो आपके पास क्या होना चाहिए, इंस्पायर की फेलोशिप होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपके पास फेलोशिप तो होनी चाहिए गाइस। तो इनका अगर नॉर्मली बात करें तो इन्होंने साफ ये डिक्लेयर कर रखा है कि अगर आपके पास गेट नहीं है, आपके पास नेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी आपके पास अगर आपको फेलोशिप मिल रही है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है गाइस कि अगर आपकी इंस्पायर की जो फेलोशिप है वो बंद हो जाती है, दैट इफ़ दे फेल टू गेट द इंस्पायर फेलोशिप देयर PhD एनरोलमेंट शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसिल। तो आपका PhD का जो एनरोलमेंट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। यानी आपके पास क्या होनी चाहिए, फेलोशिप होनी ही होनी चाहिए। तो अगर हम नेक्स्ट में बात करते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड द provisional registration to the candidate not having the financial assistance with the validity of 1 year for applying for the external financial assistance for government bodies PSU for admission to the PhD program. If candidate fails to get the financial assistance within 1 year, the PhD provision रजिस्ट्रेशन शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसिल। तो उन्होंने साफ एक्सप्लेन कर रखा है गाइज कि अगर आपने अप्लाई किया है और आप किसी भी तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं कर पाए तो आपकी जो PhD की प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर देंगे। यानी आपका जो PhD का एनरोलमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, वो रद्द हो जाएगा। तो इनकी काफ़ी सारी डिमांड्स तो नहीं कह सकते गाइस, लेकिन इसमें काफ़ी एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन कौन कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते, कौन नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं जो ये बात की बात है गाइस कि जब इंटरव्यू हो जाएगा तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। तो ये तो वो नॉर्मल क्राइटेरिया है जो कि हर यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। तो देखिए उसके अलावा भी नोट है, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो यूनिवर्सिटी रिजर्व है द राइट नोट टू ऑफर द प्रोग्राम इन एनी पार्टिकुलर डिसिप्लिन। देखिए इन नोट को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी विल बी द फाइनल इन दिस रिगार्ड। अगर कोई डिपार्टमेंट है वहाँ पे यूनिवर्सिटी रिजर्व्स है, यानी कि वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कौन से प्रोग्राम के अंदर कितनी सीट लॉन्च करनी है। और ये हो सकता है कि गाइस कि उसके अंदर सीट ना भी है तो वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड क्या है कि जो सीट्स हैं उनके नंबर इंक्रीज़ भी हो सकते हैं और डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए फिर बाद में करें। उस थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द रिजर्वेशन रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया रूल्स। तो जो रिलैक्सेशन क्राइटेरिया रहेगा वो UGC के नॉर्म्स के थ्रू, मतलब यूनिवर्सिटी रूल्स नॉर्म्स के थ्रू ही रहेगा। उसके अलावा क्या है, द प्रोस्पेक्टस इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन ओनली एंड इट डज़ नॉट कंस्टिट्यूट अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो गाइज ये बताना चाह रहा है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको बार बार में चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बारी कर दिया है, आपने बोला कि मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग है। नहीं गाइस, आपको बार बार में जाके कुछ दिन में जाके आपको देखना पड़ेगा कि कोई न्यू नोटिफिकेशन तो नहीं लॉन्च हो गई है, तो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा। और अगर आपको उससे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस। अगर अभी आपका जो रिज़ल्ट है या मेरिट लिस्ट है वो किस तरह से प्रिपेयर की जाएगी गाइस, उसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हमारे परफॉर्मेंस के बारे में तो किस तरीके से हैं, ये दो में डिवाइड है मेनली गाइस। फर्स्ट वन इज़ उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास ऑलरेडी GRF है या GRF की डिग्री है। सेकंड उनके लिए जिनके पास GRF नहीं है बट उनके पास नेट गेट ASRB वगैरह क्वालिफाई है। तो देखिए दो क्राइटेरिया है A एंड B। अब बात करते हैं A की। ए में कौन से क्राइटेरिया है गाइस, ए में वो क्राइटेरिया जाता है जिनके पास जो JRF है वो क्वालिफाई है। तो उनके लिए किस तरीके से वेटेज लगेगी, अगर हम बात करते हैं टोटल 100 मार्क्स का प्रिपेयर किया जाएगा गाइस। 100 मार्क्स में से 70 जो है वो फिक्स्ड वेटेज है JRF की क्वालिफिकेशन के लिए। मतलब जिन बच्चों का ने JRF क्वालिफाई किया उन्हें 70 मार्क्स के मिलेंगे और जिनका इंटरव्यू है उन्हें 30 मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं
उन कैंडिडेट्स के जिनके पास जेआरएफ नहीं है, यानी जेआरएफ के अलावा जो कैंडिडेट हैं लेकिन उनके पास ये सारी क्वालिफ़िकेशंस हैं या इनमें से कोई एक भी क्वालिफ़िकेशन है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्हें जो वेटेज मिलेगी वो है 50 मार्क्स की, यानी उन्हें 50 मार्क्स की वेटेज मिलेगी। और जो 20 मार्क्स हैं यानी 20% है जो अभी आपके मास्टर्स में मार्क्स हैं उसका 20% कैलकुलेट किया जाएगा और 30 जो मार्क्स हैं वो आपके रहेंगे इंटरव्यू के लिए। ये देखिए गाइस कि इंटरव्यू के मार्क्स चाहे वो जेआरएफ कैंडिडेट हो या फिर वो नॉन जेआरएफ कैंडिडेट हो उनके लिए सेम ही रहेंगे। तो आपको इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर सेशन 21 to 22। यहाँ पे गाइस उसके बारे में मेंशन किया गया है कि जो आपका इंटरव्यू है वो कौन लेगा, उसमें कितने मेंबर्स बैठे होंगे। तो आपको उसके बारे में तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगी कि डीएन ऑफ द स्कूल, एचओडी, प्रोफेसर्स जो हैं, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी इंटरव्यू लेते हैं गाइस। तो इंटरव्यू के प्रोसीजर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको उसके लिए इनरोल करना है सबसे पहले। तो इम्पॉर्टेंट नोट में आपने पढ़ लिया है कि इसके बाद भी आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको वहाँ पे जाके बार बार में देखना है कि गाइस कि कहीं कोई न्यू नोटिफिकेशन तो नहीं आ गई है। बट आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आती है गाइस तो आपको वो सबसे पहले मिल जाएगी यहाँ पे। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ये देखना है कि आपके क्या आप एलिजिबल हैं, क्या आपके पास नेट है, क्या आपके पास जेआरएफ है। तो उसके बेसिस पे ही आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। सेकंड बात करते हैं टू अप्लाई फॉर द एडमिशन टू ए प्रोग्राम एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट इट। तो वो तो नॉर्मल बात है गाइज कि आपको कम्प्लीटली वो पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद एडमिशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और वो अच्छे से सबमिट करना है विद फीस। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स। अगर हम डेट्स की बात करते हैं गाइज, तो अगर हम बात करते हैं डेट्स के लिए तो लास्ट डेट देखिए, अगर हम बात करते हैं डेट्स के लिए तो ओपनिंग ऑफ द पोर्टल यानी कि जो एडमिशन के लिए पोर्टल था गाइज वो हम ओपन हो गया था 1 Feb को। ये पेन एक सेकेंड, हाँ जी, ओपनिंग ऑफ द पोर्टल 1 Feb को। लास्ट डेट अगर आप लास्ट डेट जो है फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए वो है 21, यानी कि कल गाइस लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आपको अभी अप्लाई कर देना चाहिए। उसके बाद जाते हैं डेट ऑफ इंटरव्यू। डेट ऑफ इंटरव्यू क्या है 3 मार्च एंड 4 मार्च। वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि किस सब्जेक्ट की 3 को होगी और किस सब्जेक्ट की 4 को होगी। देन बात करते हैं कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स वर्क, आपका फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट एडमिशन के लिए बात करते हैं या रजिस्ट्रेशन के लिए बात करते हैं तो वो है 30 मार्च। तो आप तब तक उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइज। अब बात करते हैं हमारी और इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो बात करते हैं फ़ीस के बारे में। अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं गाइस तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी। जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस है 800 रुपये। SC और ST कैंडिडेट हैं अगर आप तो उसके लिए है 400 रुपये। PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है यहाँ पे गाइस। तो उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाइए और वहाँ पर अप्लाई कीजिए, ये पेमेंट का लिंक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वो है रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। अब बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। तो आपको अगर आपके पास कोई भी रिजर्व कैटेगरी है चाहे वो SC हो चाहे वो BC, तो आपको उसका सर्टिफिकेट जो है गाइज वो भी वहाँ पे लेके जाना होगा, वो भी सबमिट करना होगा उसमें। तो उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी उन्होंने कुछ मेंशन कर रखा है कि आपको मतलब एक गवर्नमेंट के थ्रू आपको गवर्नमेंट के थ्रू एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिससे ये पता चले कि हाँ जी आप फिट हैं फॉर हायर एजुकेशन स्टडीज़। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका इंग्लिश ही रहेगा गाइज। रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में बात कर सकते हैं कि आपने इनरोल कर लिया है, आपका हो भी क्या, बट अब आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आप उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। वो रिफ़ंड पॉलिसी फॉर द एकेडमिक फ़ीस, मतलब कब तक के लिए, अगर आप 10 दिन बाद करते हैं कि हाँ मुझे अब एडमिशन नहीं लेना तो उसके लिए आपको कितनी फ़ीस मिलेगी। और कुछ 15 दिन के बाद बात करते हैं, उससे पहले बात करते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा वो इन्होंने मेंशन कर रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो इम्पोर्टेंटली रिफ़ंड पॉलिसी फॉर ऑस्ट्रेलिया बाद में देख सकते हैं गाइस। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा आपका PhD प्रोग्राम के लिए। डिग्री और कन्वोकेशन फ़ीस, अगर आप साइंसेज से हैं तो आपको 600 रुपये लगेगा, ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो भी आपको 600 रुपये लगेंगे। तो ये तो सेम फीस है गाइज इनकी ऑलमोस्ट, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर भी सेमेस्टर फीस भी इन्होंने अलग से मेंशन कर रखी है इसमें। जो हॉस्टल की फ़ीस हैं वो भी अलग से अच्छे से बहुत अच्छे से मेंशन कर रखी हैं।
फैसिलिटी ऑफ द स्टडीज़, अगर आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा वो सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है गाइस। तो इसे एक बारी आप जो प्रोस्पेक्टस है उसे फिर भी एक बारी पढ़ लीजिएगा। मैं आपको लिंक जो है इसका वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, तो वो चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या है वो। रुकिए रुकिए रुकिए, साइलेंट फीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये तो आपको भी पता है। स्पॉन्सर्ड रिसर्च फेलोशिप, यस, दिस इज़ वन गाइस, स्पॉन्सर्ड रिसर्च फेलोशिप। तो देखिए, अगर आपको फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप फेलोशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके लिए स्पेशली है ये। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस, इसका मेनली ऑब्जेक्टिव है, आपको भी पता है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है यूनिवर्सिटी में वो उसको इंक्रीज़ करना है ये। तो मेन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है हाउ टू अप्लाई। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें साफ मेंशन कर रखा है गाइस। हाँ जी, तो इसका क्राइटेरिया इन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखा है, आप वो एक बार ही देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये कंप्लीट प्रोसीजर इसमें बताया गया है। हाँ जी, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन। तो जो ये वीडियो है गाइस, इसमें हम केवल बात कर रहे हैं कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स का की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको टेंथ की जो वैलिड सर्टिफिकेट है, यानी आपका जो डिग्री है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसकी फ़ोटोकॉपी, पीजी की, यूजी की, तो आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी गाइस। उसके अलावा भी इन्होंने मेंशन कर रखा है जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, डिक्लेरेशन रिलेटेड टू हेल्थ, वो भी आपको ओरिजिनली सबमिट करवाना पड़ेगा, और वो भी गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए गाइस। उसके अलावा अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको उसके लिए सबमिट करवाना होगा, और गैप ईयर का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको ओरिजिनली सबमिट करवाना होगा। उसके अलावा जो नेट या जेआरएफ के लिए है, अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो बहुत अच्छा है, और अगर अभी स्कोर कार्ड जैसे आया है गाइस, तो आपको उसकी जो स्कोर कार्ड की प्रिंट है वो निकलवा के उसको सबमिट करवाना होगा सेल्फ अटेस्ट करके। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन गाइज। उसके अलावा इन्होंने और भी मेंशन कर रखा है कि ओबीसी कैंडिडेट है तो उसके लिए जो मतलब फॉर्म है वो किस तरीके से सबमिट करवाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है गाइज़, अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए गाइज़। आपकी एक एक लाइक से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए बने रहिए और हमेशा खुश रहिए गाइज़। थैंक यू।